नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। शिवपाल की रथ यात्रा में देखी भीड़। सपा के अलावा ओवैसी को लेकर भी बोले शिवपाल यादव। आगामी 2022 के चुनाव में राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर महोबा में हैं। शहर में जैसे ही शिवपाल का सामाजिक परिवर्तन रथ निकाला, लोगों का हुजूम और भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके समर्थकों द्वारा शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान शिवपाल यादव ने रथ के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की इच्छा शिवपाल ने जताई है। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि महोबा में सत्ता पक्ष द्वारा उनके पदाधिकारी छत्रपाल पर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया और प्रताड़ित किया गया है। शिवपाल यादव ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य सेकुलर दलों को साथ आने की बात कही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने महोबा पहुंचकर अपने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा से शहर में भ्रमण भी किया। शहर में निकलते ही उनके समर्थकों में खासा जोश देखने को मिला। बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने जगह जगह रुककर उनका स्वागत भी किया। शहर की एक होटल में शिवपाल यादव ने पत्रकारों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि महोबा का सबसे बड़ा क्रेशर उद्योग बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते चौपट हो गया है। पूर्व में 400 से अधिक क्रेशर प्लांट यहां संचालित थे, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूरों को काम मिलता था, लेकिन वर्तमान में सिमटकर अब सिर्फ 70 क्रेशर प्लांट ही रह गए हैं। आप हमारे बुलावे पर सब लोग आ गए और ये हमारी जो रथ यात्रा 12 अक्टूबर को मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि से शुरू हुई है और मथुरा से चल कर के आगरा से चल कर के फिरोजाबाद से इटावा से कानपुर देहात होते हुए कालपी औरई झांसी हो कर के आज हम लोग यहाँ पर ये सूरवीर आला उधर की धरती पर महोबा में सबसे पहले हम ऐसा धरती महोबा को नमन करते हैं। तो ये हमारी जो यात्रा चल रही है, हम जिले जिले में जा रहे हैं और जिले जिले में जा कर के सभी बातों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आगे 2022 का इलेक्शन भी है, तो हम लोग उस दृष्टि से भी जा रहे हैं और विकास भी देख रहे हैं। जबकि देखिए, ये जो महोबा ज़िला है, पूरा बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुत लोगों को बसाने का काम करता था, घर बनाने का काम करता था और सरकार की गलत नीति के कारण आज बेघर भी हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं लोग। यहाँ का मुख्य देखिए उद्योग था खनन, और खनन में देखिए यहाँ पर कितने क्रैशर चलते थे, कितने लोगों को काम मिलता था और घर बनते थे। और ये विभाग मेरे पास भी रहा है 2003 से लेकर के 7 तक हैं, और यहाँ पर 400 क्रैशर थे। आज पता लगा लीजिएगा कितने क्रैशर रह गए। और ये जो उद्योग था, यहाँ पर धंधा था, आज ये पूरा धंधा मध्य प्रदेश को जा रहा है और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का गलत नीतियों की वजह से रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा है, पलायन हो रहा है यहाँ से और सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जा रहे हैं लोग। तो ये देखिए, सब तरह से बेरोज़गारी, इसकी वजह से कितनी बेरोज़गारी जो फैल रही है, बेरोज़गारी। तो देखिए, ये चौपट हुआ है जो धंधा है, यहाँ का धंधा पूरे बुंदेलखंड का, पूरे उत्तर प्रदेश का जो घाटा हो रहा है,
और बेरोजगारी फैल रही है हमारे प्रदेश की, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण। और महंगी, अच्छा कितना महंगा, पहले कितना सस्ता, महरंग, बालू, गिट्टी, ये सब बहुत सस्ता भी था। तो ये जो पलायन हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, कितने लोग यहाँ जुड़े थे, कितने लोग जुड़े थे। सबसे पहले तो ये नुकसान हुआ है गलत नीतियों के कारण। तो देखिए अब हम तो इसको, जब हमें जानकारी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानकारी हुई है। अब हम इसको देखिए विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे और सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सरकार में आने पर तो हमें पॉलिसी भी बदलने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब चौपट हो रहा है। कहाँ 400 क्रैशर थे, अब 70 के लगभग रह गए हैं। 100 भी खड़े हैं, 100 भी खड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और कितना कर्जा लिया होगा इन लोगों ने, जब क्रैशर लगाए होंगे तो कर्जा लिया होगा। कर्जा लेने की वजह से आज उनकी जो भी किस्तें नहीं जा पा रही, जब बंद पड़े हुए हैं, तो वो भी भुखमरी की कगार पर हैं। पूरा उत्तर प्रदेश आज इसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से भुखमरी की कगार पर है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा है, देखिए पूरे हमने देखा है बुंदेलखंड में 7 घंटे बिजली, बताइए 7 घंटे बिजली, क्या हालत होगी किसानों की 7 घंटे, जबकि ये तो 24 घंटे का वादा करके गए थे। और बिजली पर कितना बिलों पर रेट बढ़ रहा है, एक साल में 4 बार बढ़ा है बिजली पर, जबकि सस्ती बिजली देना चाहिए और 24 घंटे बिजली देना चाहिए, 24 घंटे। तो ये देखिए गलत नीतियों के कारण, और देखिए झूठ बोलने की वजह से वादे तो बहुत कर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी पूरी बात हो जाने दो, पूरी बात। हाँ, अच्छा ये देखिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने तो यहाँ पर कितना काम किया था बुंदेलखंड में, 100 तालाब खुदवाए थे। फिर देखिए समाजवादियों का था कि देखिए नदियों को स्वच्छ करो, नदियों को गहरा करो, नदियों को जोड़ो। हैं, लोहिया जी ने भी, हमारे समाजवादी उन्होंने इस पर बोला भी था, कहा भी था, भाई नदियाँ स्वच्छ करो और स्वच्छ करके नदियों को जोड़ो भी, जिससे कहीं देखिए एक तो नदियों को गहरा करने से वाटर लेवल ठीक रहता है, नदियों में पानी भी रहना चाहिए। अब पानी बरसा, नदियों का पार चला गया समुद्र में, तो उससे क्या कोई लाभ भी नहीं है। सिंचाई के काम भी जब नदियाँ गहरी होती हैं, स्वच्छ नदियाँ होती हैं, इस पर कोई काम सरकार ने वादा तो किया था। एक बार मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा इस नदियाँ जोड़ो। और ये विभाग मेरे पास भी रहा है 2003 से लेकर के 7 तक, और यहाँ पर 400 क्रैशर थे। आज पता लगा लीजिएगा कितने क्रैशर रह गए। और ये जो उद्योग था यहाँ पर, धंधा था, आज ये पूरा धंधा मध्य प्रदेश को जा रहा है। और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का, गलत नीतियों की वजह से रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा है, पलायन हो रहा है यहाँ से, और सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। तो ये देखिए सब तरह से बेरोजगारी, इसकी वजह से कितनी बेरोजगारी जो फैल रही है, बेरोजगारी। तो देखिए ये चौपट हुआ है जो धंधा है यहाँ का, धंधा पूरे बुंदेलखंड का, पूरे उत्तर प्रदेश का जो घाटा हो रहा है, और बेरोजगारी फैल रही है हमारे प्रदेश में, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण। और महंगी, अच्छा कितना महंगा, पहले कितना सस्ता, महरंग, बालू, गिट्टी, ये सब बहुत सस्ता भी था।
तो ये जो पलायन हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, कितने लोग यहाँ जुड़े थे, कितने लोग जुड़े, सबसे पहले ये नुकसान हुआ है गलत नीति का। और देखिए अब हम तो इसको जब हमें जानकारी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानकारी हुई है। अब हम इसको देखिए विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे और सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सरकार में आने पर तो उसमें पॉलिसी भी बदलने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब जो हो रहा है। वहाँ 400 ग्रेसर थे, अब 70 के दफा रह गए, तो भी खड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और कितना कर्जा लिया होगा इन लोगों ने, जब क्रेशर लगाए होंगे तो कर्जा लिया होगा। कर्जा लेने की वजह से आज उनकी जो भी किस्तें नहीं जा पा रही, जब बंद पड़े होंगे तो वो भी मरी की कगार पर है। पूरा उत्तर प्रदेश आज इसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से मरी की कगार पर है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा देखिए, पूरे हमने देखा है बुंदेलखंड में 7 घंटे बिजली, बताइए 7 घंटे बिजली, क्या हालत होगी किसानों की 7 घंटे, जबकि ये तो 24 घंटे का वादा करके गए थे। और बिजली पर कितना बिलों पर रेट बढ़ रहा है, एक साल में 4 बार बढ़ा है, जबकि सस्ती बिजली देना चाहिए और 24 घंटे बिजली देना चाहिए। 24 घंटे सामने उत्तर प्रदेश में दो रथ चल रहे हैं, 2 रथ। ये 2 रथ एक कब होंगे, एक साथ कब खड़े नजर आएंगे, कब होने वाला है? देखिए, मैंने तो बहुत पहले से 2 साल पहले मैंने कहा है कि समान विचारधारा की पार्टियों और सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं। मेरी प्राथमिकता भी रही है कि समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल हो जाए, और शामिल हो जाए तो मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार हटाने में हमें कामयाबी मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने तो प्रयास किया है, और आज भी हमारा सीटों के बंटवारे को लेकर क्या अड़ंग आ रहा है, क्या ऐसी बात है जो नहीं बन पा रही है? जबकि दोनों लोग चाह रहे हैं कि एक साथ हो। सुपाल जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सीटों के बंटवारे, एक सेकंड रुक जाए, क्या मामला, कितना फर्क पड़ेगा, क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा सीटों के बंटवारे में कोई अड़ंगा है? देखिए, मेरा प्रयास है, अभी भी प्रयास है, और भी समय है। अभी तो देखिए 4-5 महीने हैं, और मैंने तो देखा है जब ऐसा अलायंस हुए हैं, सीटों का बंटवारा हुआ है, तब देखिए जब चुनाव की नज़दीक होता है तभी होता है। इसमें देखिए मेरी तरफ से कोई अड़ंगा नहीं है। मैंने तो कहा है कि देखो, मेरे लोग जीतने वाली जहाँ पर होंगे, जीतने वाले। और हमेशा मैंने राजनीति में हमेशा सीखा है संघर्ष और त्याग। कभी कभी त्याग भी करना पड़ता है। जब सत्ता का परिवर्तन करना है तो कुछ त्याग भी करना होगा। बिल्कुल सही। तो मेरी तरफ से कोई अड़ंगा नहीं है, लेकिन मैंने तो कहा है कि भाई हमारे लोगों का जो जीतने वाले हैं उनको टिकट दिया जाए। प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण की बात कही है महिलाओं के लिए, कैसे देख रहे हैं उनकी इस दाव को? देखिए, चलिए अच्छा है उनका ये सुझाव, ठीक है। लेकिन देखिए, समाजवादी में तो हमेशा हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो भी आरक्षण है, मान ले सभी पार्टियों को दे दो, 10% दे दो, 15% दे दो, तो उनकी और ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। हमारी आज भी मांग है कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो पार्टियों को आरक्षण दे दो, 10% दे दो। ने पूरा नहीं किया है। अच्छा देखिए, हमने तो कितनी परियोजना यहाँ पर डैम बनवा दिए थे, हैं?
डैम मैंने इस बुंदेलखंड में यहाँ पर महोबा में, ललितपुर, झांसी से लेकर के पूरे बुंदेलखंड में मैंने 13 डैम मैंने अधूरे पड़े थे, उनको पूरा कराया। तो ये सब काम देखिए हम लोगों ने तो किए, लेकिन अभी तक इन्होंने अधूरे छोड़ दिए। तो इसलिए मैंने ये जो सामाजिक परिवर्तन रथ से घूम रहे सामाजिक रथ, तो सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। सत्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो बहुत कर दिए थे, लेकिन उन बातों को अमल अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वादे तो आपको पता ही होगा ना, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, काला धन ला करके 15 लाख जनता को दे देंगे। दूसरा कि हम 100 दिन में भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने कहा था कि बेरोज़गारों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। चीन से ज़मीन वापस ले आएंगे। हमारे जवान सही तो हो रहे हैं, वापस तो कुछ लाए नहीं। तो ये देखिए, ये सब बातें इनकी झूठ निकली। झूठ बोलने में तो माहिर है ही भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वादा पूरे कोई किए नहीं उन्होंने। तो इस वजह से पूरे प्रदेश में देखिए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर फैली हुई है, चरम सीमा पर। गरीबी बढ़ी। देखिए एक तो छत्रपाल पर की बात है, मैं तो फर्जी मुकदमे लगा दिए थे, जेल भी भेज दिया था। तो ताकत में जब हम लोग आएंगे सब तो मुकदमे वापस सब। इस तरीके से कितने लोग बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं। क्या लगता है ये छत्रपाल प्रकरण में जो भी पूरा मामला हुआ है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति है? बसपा के कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस तरह की कार्रवाई करके। देखिए केवल दबाने के लिए, बल्ले की भावना से ऐसा काम सत्ता में आने के बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी देगी और जनता देगी जवाब इसका। बसपा कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? अब ये अलायंस के बाद हम तय करेंगे, और जब कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। महोबा से अध्यक्ष जी संभावित प्रत्याशी कौन है? अब हमारी तरफ से तो छत्रपाल ही है। इनकी पॉलिसी गलत है। हम आज पॉलिसी बनाएंगे। पहले भी हमारे पास खनिज विभाग रहा है, मैंने पॉलिसी बनाई थी, किसी को कहीं दिक्कत नहीं थी, और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा था। और आज देख लीजिए रेवेन्यू भी घटा है, और ये पूरा रेवेन्यू मध्य प्रदेश को फ़ायदा हो रहा है। पूरा उद्योग सब मध्य प्रदेश को जा रहा है। इसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, कितना लेबर से लेकर के कितने लोग लगे थे यहाँ पर। एक तो ओवरलोडिंग की वजह से भी कितनी महंगी है, बालू और गिट्टी और ये सब हुआ है। तो ये सब देखिए पॉलिसी बनाने की बात है। और हमने तो कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टी, और हम लोग तो समाजवादी में 40 साल काम किया है, और 40 साल काम करके हमने किस बुलंदियों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है, नेताजी के साथ पहुंचाए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिल कर के अलायंस करें। हम कहाँ पहले अलग होना चाह रहे थे, हम नहीं होना चाह रहे थे, हमको तो अलग किया गया है। लेकिन अब हम जब पार्टी बनने के बाद हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी अलायंस में शामिल हो जाए। हमारा प्रयास है कि हमारा प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से, और अगर नहीं होता है तो हमें कोई न कोई तो निर्णय लेना ही होगा। और लेकिन रथ चल रहा, मेरा भी रथ चल रहा है, तो उनकी जल्दी समझ में आ जाएगा। जनता के बीच जाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो भतीजे का कहीं ना कहीं कोई मेल है, बात होती है फोन में, ऐसा कुछ? कभी कभी फ़ोन पे बात हुई है। क्या रिस्पांस मिलता है? प्रणाम करते हैं, नहीं करते हैं? क्या किस तरह का रिस्पांस? अरे ऐसा रिश्ता है, वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं सर, तो और थोड़ा सा और भी बातें शेयर करिए। ये रिश्ता तो ऐसा रिश्ता है, ये रिश्ता तो कभी खत्म होगा नहीं। आप कह रहे हैं तो सर किस तरह की बातें होती है? कहा कि नहीं, ये बड़े दल
छोटे दल और लोग कह रहे हैं, हम बड़े दल की कह रहे हैं। एक बड़े दल से हम समझौता जरूर करेंगे। और यहाँ पर 400 क्रैशर थे, आज पता लगा लीजिएगा कितने क्रैशर रह गए। और ये जो उद्योग था यहाँ पर, धंधा था, आज ये पूरा धंधा मध्य प्रदेश को जा रहा है। और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का। गलत नीतियों की वजह से रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा, पलायन हो रहा है यहाँ से, और सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जा रहे हैं लोग। तो हम तो इसको, जब हमें जानकारी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानकारी हुई है। अब हम इसको देखिए विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे और सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सरकार में आने पर तो हमें पॉलिसी भी बदलने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब चौपट हो रहा है। कहाँ 400 क्रैशर थे, अब 70 के लगभग रह गए हैं, 100 भी खड़े हैं। देखिए, एक तो छत्रपाल पर की बात है, तक तो फर्जी मुकदमे लगा दिए थे, जेल भी भेज दिया था। तो ताकत में जब हम लोग आएंगे सब तो मुकदमे वापस, सब इस तरीके से कितने लोग बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं। देखिए ओवैसी भी बड़े नेता हैं, उनकी भी पार्टी है, और भी पार्टियां हैं। मैंने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियां, तो कभी अच्छा कहीं न कहीं तो निर्णय तो हमें लेना ही होगा। हमारा प्रयास है कि हमारा प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से, और अगर नहीं होता है तो हमें कोई न कोई तो निर्णय लेना ही होगा, और लेंगे निर्णय। क्या लगता है? सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।